प्लस वन की इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हम पहला लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। इसको हम दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, और इस लेसन के अंदर जो भी टर्म्स हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपको प्लस वन टू जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आपके काम आएगी। ये एक कह सकते हैं कि अवधारणा है, आत्मा है अर्थशास्त्र की। ये वो कारण है जिसके कारण अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। तो जितनी भी डेफिनेशंस आती हैं, जितनी भी चीजें आप इस लेसन के अंदर सीखते हैं, उनको आप बहुत ध्यान से सीखिए, ध्यान से पढ़िए और उनको लिख लीजिए कहीं पर, ताकि जब भी जरूरत पड़े आप रेफर कर सकें इनको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा से, डेफिनेशन से। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान की शाखा है। आपने 9th 10th में भी अर्थशास्त्र पढ़ा होगा, आपकी एक अलग से बुक होती थी, तो उसकी एक शाखा है। अब इसके अंदर जितने भी मैंने वर्ड्स लिए हैं, वस्तु, सेवा, उत्पादन, वितरण, विनिमय, इन सबको हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ वर्ड और या कुछ शब्द हमारे डेफिनेशन में आए थे, कुछ और शब्द है जिनको हम पढ़ेंगे, जैसे कि वस्तु और सेवा, उत्पादन और उत्पादक, उपभोग और उपभोक्ता, वितरण और विनिमय। ये अर्थशास्त्र की जान है, इन्हीं के ऊपर आधारित है सारा अर्थशास्त्र। तो आइए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वस्तु क्या है। वस्तु एक उत्पाद है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोई भी उत्पाद, मानव की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। आप अपने खुद से सोचिए कि आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। पेंसिल, पेन, किताब, कॉपी, बैग, साबुन, खाना, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। आपकी आवश्यकताओं की किसी न किसी तरह से ये पूर्ति करते हैं। वस्तु के अंदर खास बात क्या होती है? हम वस्तु को देख सकते हैं, छू सकते हैं, वस्तु को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि हमने वस्तु के को एक उत्पाद कहा है। उत्पाद मतलब जो चीज कहीं पर बनती है। तो हमने बहुत सारी वस्तुएं बना ली तो हम उनको कहीं स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी गेहूं उगी है खेतों के अंदर, हमने गेहूं काट ली है, तो हमने गेहूं को सारे साल के लिए घर की किसी जगह पर स्टोर कर लिया है, संग्रहित कर लिया है। तो वस्तुओं को हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य जानकारी हुई वस्तु के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। सेवा क्या है? सेवा भी एक उत्पाद है। जैसे वस्तु एक उत्पाद था, वैसे सेवा भी एक उत्पाद है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब थोड़ा सा सोचिए आगे बढ़ने से पहले कि सेवा ऐसी क्या चीज है जो एक उत्पाद भी है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पर वो वस्तु नहीं है। इसका कुछ गुण है, सेवा को हम छू नहीं सकते, संग्रहित नहीं कर सकते, ऐसी कुछ बात है। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि सेवा क्या हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ। आपको साबुन खरीदनी होती है, आप दुकान पर गए, साबुन लेके आए, आपको कोई चीज मिली जिसे आप हाथ में पकड़ सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, आपको रंग अच्छा लगा, नहीं लगा, बहुत सारी बातें हैं वस्तु के बारे में। और वो साबुन उस दुकानदार के पास बहुत सारी पड़ी है। आपको एक चाहिए आप एक ले लो, 10 चाहिए आप 10 ले लो। अगर उसकी सारी आज नहीं बिकेगी तो 4-5 दिन बाद बिक जाएंगी। तो उसने साबुन थी उनको स्टोर कर रखा है। अब मैं आपको एक सेवा का उदाहरण देता हूँ। आपको अपने गांव से हिसार जाना है। आप बस स्टैंड पर जाते हो, बस के अंदर बैठते हो। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा बताना भूल गया। जब भी आप वस्तु लेते हो किसी से, उसके बदले में उसको आप कुछ पैसे देते हो, कुछ मुद्रा देते हो, कुछ धन देते हो, जिसके बदले में आपको वस्तु मिलती है। आपने कुछ धन दिया, आपको वस्तु मिल गई। आप बस के अंदर बैठे हो, अभी जा रहे हो, तो जब कंडक्टर आता है, परिचालक आता है, तो आपको बोलता है कि टिकट लो,
तो आप उसको पैसे देते हो और एक कागज की पर्ची आप ले लेते हो। वो कागज की पर्ची कोई वस्तु है क्या? नहीं, वो एक सेवा है। आप जिस बस के अंदर बैठ के गए हो वो एक सेवा है, आपने सेवा खरीदी है पैसे देकर। अब वो आपको हिसार तक छोड़ देगी और आप नीचे उतर जाओगे। अब आप जब घर आए हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपने पैसे दिए हैं लेकिन आपको कोई वस्तु नहीं मिली है जिसे आप घर लाकर दिखा सको। तो ये एक सेवा थी। आप इसे छू नहीं सकते थे क्योंकि आपको जाना था। अब आप ये मत कहना कि हमने बस को छुआ, हम सीट पर बैठे, ये बातें नहीं होती है। चलो हम बात करते हैं एक, आप विद्यालय के अंदर आए हो, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वो एक सेवा है। सेवा को इंग्लिश में सर्विस बोलते हैं। इस सेवा को और जो आप अपने मम्मी पापा या बड़ों की सेवा करते हो उसके साथ कंफ्यूज मत करना, ये वो सेवा नहीं है। ये एक उत्पाद है जिसके बदले में हमें पैसा देना पड़ता है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा, आपको बताया आपको बुखार है, कागज पर कुछ दवाइयां लिखकर दे दी, वो सेवा थी। डॉक्टर ने आपको कोई वस्तु नहीं दी, डॉक्टर ने आपको सेवा दी है। अब वकील के पास जाते हो, भी मेरा केस लड़ो, वकील जाता है और जो अदालत होती है उसके अंदर जिरह करता है, तो वहां पर आप वकील को पैसे देते हो। वकील क्या कर रहा है? आपको सेवाएं दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है। तो ये सेवाएं हैं। अब बात आती है, आप इसको छू नहीं सकते, ठीक है, आप वकील डॉक्टर के सामने हो, उनको छू सकते, लेकिन जो वो आपको सेवा प्रदान कर रहा है आप उसको कैसे छू सकते हो? दूसरी बात, इसे हम संग्रहित नहीं कर सकते। एक बस चली है, उसके अंदर 50 सीटें हैं। अब बस अगर यहां से चल पड़ी और हिसार जाएगी तो आप ऐसे नहीं है कि 10 सवारियां हैं तो भाई 40 सीटें निकाल कर रख दो, अगली बस में आ जाना, ऐसा नहीं हो सकता। बस 50 को लेकर जा सकती है, अगर 50 बैठ गए तो अच्छी बात है, वरना बस खाली जाएगी। तो हम सेवा को स्टोर नहीं कर सकते, संग्रहित नहीं कर सकते। टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, 4 बच्चे एब्सेंट हैं, तब ये नहीं हो सकता कि जो एब्सेंट हैं उनके लिए ये लेक्चर स्टोर हो जाए किसी तरह से, नहीं हो सकता, क्योंकि सेवा को हम संग्रहित नहीं कर सकते। तो सेवा एक उत्पाद है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब मैं आशा करता हूं कि आप वस्तु और सेवा में फर्क समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की थी कि वस्तु एक उत्पाद है, सेवा एक उत्पाद है, तो अब हम बात करते हैं उत्पादन व उत्पादक की। तो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण उत्पादन कहलाता है। जो साबुन आपने खरीदी थी वो किसी फैक्ट्री, किसी उद्योग के अंदर बनी होगी, वहां पे उसका निर्माण हुआ होगा। हम क्या बोलते हैं कि वो कंपनी या वो व्यक्ति साबुन का उत्पादन करता है, निर्माण करता है। अपने आसपास कोई फैक्ट्री देखिए, आप अपने आसपास कोई डेयरी देखिए जहां पर दूध बिकता है, तो वहां पे क्या है, दूध का उत्पादन होता है, दही का उत्पादन होता है, घी का उत्पादन होता है। सेवाएं, आप विद्यालय में जाते हैं, वहां सेवाओं का निर्माण और उत्पादन होता है। जो आय अर्जित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है वो उत्पादक कहलाता है। यानी कि जो वस्तुओं और सेवाओं को बनाता है, जिनका निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उत्पादन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन और उत्पादक को बोलते हैं प्रोड्यूसर। तो गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं को बोलते हैं गुड्स, सेवाओं को बोलते हैं सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसे ही हम उत्पादन बोलते हैं, और जो उनको प्रोड्यूस करता है उसे हम प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक बोलते हैं। तो आगे चलते हैं। बात आती है उपभोग और उपभोक्ता। उपभोग मतलब कंजप्शन, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। अब वस्तुएं बनी, फैक्ट्री के अंदर बिकने के लिए आई, तो किसी ने उनका प्रयोग किया होगा ना, किसी ने साबुन का प्रयोग किया होगा। आप आइसक्रीम लेकर आए हो, किसी ने आइसक्रीम खाई होगी। आप बस में बैठ के गए हो तो आपने सेवाओं का प्रयोग किया है। तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग ही उपभोग कहलाता है, इसे ही कंजप्शन बोलते हैं। और जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है उसे हम उपभोक्ता बोलते हैं। ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं, बहुत ध्यान से, क्योंकि +1 हो 2 हो, चाहे आप ग्रेजुएशन करें पोस्ट ग्रेजुएशन करें, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स इन्हीं के चारों ओर घूमता है। बेस है, ये आधार है, एक धुरी है जिसके ऊपर अर्थशास्त्र काम करता है। तो उपभोग और उपभोक्ता के बाद आगे बढ़ते हैं।
बात आती है वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की। वितरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें उत्पादन के कारकों, अब उत्पादन के कारक का अर्थ क्या है ये हम आगे जानेंगे। उत्पादन करने के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है हमें, ये वो सब चीजें हैं। भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम के बीच आय का सही प्रकार से बंटवारा किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। अब उत्पादन करने के लिए हमारे पास भूमि, जमीन होनी चाहिए। आपको फैक्ट्री लगानी है, कोई जमीन चाहिए होगी। श्रम, लेबर यानी कि मजदूर चाहिए होंगे, काम करने वाले लोग चाहिए होंगे। पूंजी, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, मशीन खरीदनी है, कच्चा माल खरीदना है। उद्यम होता है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ऐसा दिमाग वाला व्यक्ति जो इन सबको इकट्ठा करे या इन सबको चला सके, इन सबको मैनेज करे। इनके बीच में आय का बंटवारा किस तरह किया जाए। आपके पास कुछ पैसे हैं, आप भूमि में ज्यादा लगाएंगे, मजदूरों को ज्यादा देंगे, एंटरप्रेन्योर को ज्यादा देंगे, क्या करेंगे? इसी को हम वितरण कहते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ, फायदा कमा सके। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सब चीजें। आइए आगे बढ़ते। अब बात है विनिमय यानी कि एक्सचेंज। जब आप साबुन लेने गए, आपने दुकानदार को पैसे दिए, उसने आपको एक वस्तु दी, एक उत्पाद दिया, वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। इसी को विनिमय कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। आजकल जो विनिमय है वो मुद्रा के साथ यानी कि रुपए पैसे के साथ होता है। पुराने समय में वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी। इसके बारे में कहीं ना कहीं आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि विनिमय क्या होता है, पहले विनिमय क्या था और अब जो एक्सचेंज है उसमें क्या फर्क आ गया है। इसके बाद आय यानी कि इनकम की। जब हम अपनी वस्तुओं या सेवाओं के बदले कुछ धन प्राप्त करते हैं, रुपए पैसे हमें मिलते हैं, तो उसे हम आमदनी कहते हैं। आप एक स्कूल में जाते हैं, वहां आपने पढ़ाया और उस पढ़ाने के कारण आपको कुछ पैसे मिले, आपने अपनी सेवाएं दी, तो वो आपकी आय है। आप एक फैक्ट्री में पेन बनाते हैं और वो पेन बेचने के बाद आपको कुछ धन प्राप्त होता है, तो वो आपकी आय है। बहुत सिंपल सा है, जो सैलरी है, जो आमदनी है, जो मजदूरी है, वो सब आय या इनकम के अंदर आते हैं। अब बात है बचत यानी कि सेविंग। सुना होगा कि पैसे बचाया करो, बचाया करो। तो आमदनी यानी कि आय का वह भाग जिसका हम उपभोग नहीं कर पाते, बचत कहलाता है। उपभोग नहीं कर पाते ये डेफिनेशन है, लेकिन असल में क्या होता है, कुछ पैसे हम बचा कर रखते हैं जो हम खर्च नहीं करना चाहते, उसे ही हम बचत कहते हैं या सेविंग कहते हैं, ताकि किसी समय वो हमारे काम आ सके। अब हम बात करेंगे आर्थिक क्रिया की। वे सभी काम, वे सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय यानी कि इनकम के प्रवाह में वृद्धि करती है। प्रवाह मतलब आमदनी आपको हो या किसी को हो, उसको बढ़ाती है, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि उत्पादन या उपभोग। आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप पेन बनाते हैं। आप जितना ज्यादा पेन बनाएंगे, जितने ज्यादा पेन बनाएंगे, जितना ज्यादा उत्पादन होगा, आय में प्रवाह होगी, क्योंकि आपके मजदूर उतने ही ज्यादा काम करेंगे, उनको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। आप उतने ही ज्यादा पेन बेच पाएंगे, आपको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये क्या है, आय यानी कि इनकम के प्रवाह में वृद्धि हुई है। उपभोग, आप जितना ज्यादा उपभोग करते हैं, आप सेवाएं लेते हैं, आपकी जो मोबाइल है उसके ऊपर जो आपको सेल्यूलर सर्विसेज मिल रही हैं जिससे आप कॉल कर पाते हैं, वो भी एक सेवाएं हैं। तो जब आप फोन करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, डाटा यूज करते हैं, जितना ज्यादा आप डाटा यूज करेंगे आपको उतने ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आपका 2 GB खत्म हो गया है, आपको और डाटा चाहिए, आप और डाटा लेते हैं, और ज्यादा उपभोग करते हैं, तो आमदनी में वृद्धि हो रही है, आपकी नहीं तो किसी और की सही। ये सब आर्थिक क्रियाओं के अंदर आते हैं। अब बारी आती है गैर आर्थिक क्रियाएं। तो वे सभी काम, वे सभी गतिविधियां जो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि नहीं करती, आमदनी को नहीं बढ़ाती है, वो गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। जैसे रक्तदान। आप हॉस्पिटल में गए, आपने खून दान किया, कोई पैसे का प्रवाह नहीं हुआ, आपने खून बेचा नहीं है, आपने रक्तदान किया है। मंदिर में गए, मंदिर में आपने पैसे चढ़ाए, आपने कहीं दान दिया। तो ये सब जो गतिविधियां हैं उसमें आमदनी का प्रवाह नहीं है, रुपए का प्रवाह नहीं है, आय का प्रवाह नहीं है।
तो ये गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के 3 घटक, अर्थशास्त्र के मुख्य 3 घटक होते हैं। उपभोग यानी कि कंजप्शन, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ज्यादा उपभोग होगा, आप जितनी ज्यादा पेंसिल इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा उत्पादन होगा और उसी तरह से आय का वितरण होगा। तो अर्थशास्त्र की धुरियां हैं, ये 3 घटक हैं, उपभोग, उत्पादन और वितरण। इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले ले चुके हैं और इस लेसन के अंदर उतनी ही जानकारी है। इन सबको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं उत्पादन के 4 कारक पर, साधन पर। ये थे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये चारों क्या है, उत्पादन के 4 कारक है जिनके बिना हम उत्पादन नहीं कर सकते। मुख्य यही साधन है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है उत्पादन करने के लिए। भूमि चाहिए, हमें जगह चाहिए, चाहे वो अपनी हो चाहे हम किराए पर ले, काम करने के लिए लेबर चाहिए, पूंजी चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक बार जमीन खरीद ली, फैक्ट्री भी बना ली, उसके बाद भी हमें पैसा चाहिए कच्चा माल खरीदने के लिए, जो अपनी लेबर है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको पैसा देने के लिए, वो भी हमें चाहिए बाद में। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है यानी कि उद्यम, उन सबको संभालने के लिए व्यक्ति चाहिए जो ये सोच सके कि कौन सा पैसा हमें जमीन ज्यादा खरीदनी है, या हम लोग ज्यादा लगाएं, या हम पैसा ज्यादा बढ़ाएं। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये है उत्पादन के 4 कारक जिनसे कि उत्पादन संभव हो पाता है। अब हम बात करते हैं जिसके कारण अर्थशास्त्र का उदय हुआ, वो है आर्थिक समस्याएं यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। असीमित आवश्यकताएं हैं, जो मनुष्य है उसकी जो आवश्यकता है वो असीमित है। आप खुद से सोचिए, आपको ये चीज भी चाहिए, आपको नए वाला फोन चाहिए, आपके घर में बढ़िया टीवी होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए, अपना घर अच्छा हो, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं। लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो साधन है, जो संसाधन है, वो सीमित है यानी कि दुर्लभ है। जरूरतें बहुत सारी हैं, साधन कम है, अब कैसे काम चले, यही समस्या है। और इसी समस्या को दूर करने के लिए अर्थशास्त्र का उदय हुआ था। अब समस्या हमारे पास क्या आती है, प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे पास संसाधन है, साधन है, उनके वैकल्पिक उपयोग है। वैकल्पिक उपयोग का मतलब एक ही वस्तु के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। तो हमारे सामने समस्या आती है चयन की। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड्स, आप सब एक मेले के अंदर जाते हो, सबके पास 100-100 रुपए हैं। आप मेले में जब जाते हो तो उन 100 रुपयों के आपके पास बहुत सारे उपयोग है। आप उनसे झूला झूल सकते हो, आप उनसे जलेबियां खा सकते हो, आइसक्रीम खा सकते हो, आप निशाने मारने वाली बंदूक से गुब्बारे फोड़ सकते हो, आप वहां पे अपने एक रिंग ले सकते हो जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है। तो बहुत सारे उपयोग है जो 100 रुपए आपके पास है। अब आपका मन झूला लेने का भी है, आपका मन आइसक्रीम खाने का भी है, आपका मन जलेबी खाने का भी है, आपको एक की रिंग भी चाहिए, आपको निशाना भी लगाना है, और आपको आने जाने का किराया भी देना है, भूख लगेगी तो खाना भी खाना है। तो इतने सारे उपयोग हैं, आप करना सब कुछ चाहते हो। इसका अर्थ आवश्यकताएं बहुत ज्यादा है, संसाधन कितने, 100 रुपए, उनके वैकल्पिक उपयोग हैं, आप कहीं भी खर्च कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब आपके सामने समस्या आती है कि आप क्या करें। बस यही अर्थशास्त्र है जो आपको बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी विधि अपनाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताएं पूरी हो पाए। हम क्या करते हैं, झूले का एक चक्कर काट लेते हैं, थोड़ी सी हमने जलेबी खा ली, आइसक्रीम दोस्तों ने आपस में बांट ली, बहुत सारे, यही चीजें हमें अर्थशास्त्र दिखाता है। तो स्वागत है आपका अर्थशास्त्र की दुनिया में। आइए इसके बाद एक थोड़ी सी डेफिनेशन और अच्छी लगती है, उसे पढ़ते हैं। संसाधन दुर्लभ होने के कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अर्थशास्त्र इन्हीं समस्याओं का समाधान निकालने का विज्ञान है। तो आज का
अपना सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होगी। पढ़ाने का ये तरीका क्लासरूम को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लासरूम में चीजें बहुत अच्छे से समझ आती है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊं। फिर भी कुछ नहीं समझ आता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कल दूंगा। आज आपको पढ़ना है, समझना है, बुक में से भी पढ़ना है, और कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। वो आप कल मुझे करके बताएंगे। कुछ मूल्यांकन मैंने आज आपके लिए रखा है, आप उनको देखिए। थोड़े से दो आपके जनरल सेंस के क्वेश्चन हैं, आप उन्हें कीजिएगा। धन्यवाद।